नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे बिहार स्पेशल जीके का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम बिहार जीके के सभी टॉपिक को पूरी तरह से समझेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले बिहार एक सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। और शुरुआत करने के लिए शायद सबसे अच्छी जगह इसका नाम ही है। इसका नाम बिहार। हाँ, बिहार शब्द जो है वो असल में विहार से आया है। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या मठ। अच्छा, विहार से बिहार। जी, ये नाम ही बताता है कि ये भूमि हमेशा से ज्ञान और आध्यात्म की स्थली रही है, मतलब ज्ञानियों और तपस्वियों की भूमि। दिलचस्प है। तो मतलब नाम में ही इसकी पूरी पहचान छिपी हुई है। बिल्कुल। लेकिन आज जो बिहार का नक्शा हम देखते हैं वो तो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका स्वरूप तो कई बार बदला है ना? हाँ, कई बार। इसकी जो आज की कहानी है वो हम कह सकते हैं कि 1912 से शुरू होती है। 22 मार्च को जब इसे बंगाल प्रांत से अलग किया गया। ओके, 1912 में बंगाल से अलग हुआ। जी। फिर 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को इससे अलग कर दिया गया। और फिर सबसे बड़ा विभाजन तो 2000 में हुआ। हाँ, 15 नवंबर 2000। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, जब इसके दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। तो ये तो प्रशासनिक संरचना हो गई। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार भारत के नक्शे पर कहाँ आता है? इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक जाता है। और देशांतरीय विस्तार? वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, तो आज के बिहार का क्षेत्रफल कितना है? आज का जो बिहार है उसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इस हिसाब से ये भारत का कौन सा राज्य हुआ? क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 13वां? और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% हिस्सा बिहार के पास है। अच्छा, जिलों की बात करें तो यहाँ भी काफी विविधता देखने को मिलती है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है शिवहर। और अगर हम बिहार के चारों कोनों की बात करें, मतलब सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिले। हाँ, ये जानना जरूरी है। सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण ही है। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला है गया, सबसे पश्चिमी है कैमूर और सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। और अगर हम किलोमीटर में इसकी लंबाई चौड़ाई देखें? उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई करीब 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम ये ज्यादा चौड़ा है, करीब 483 किलोमीटर। अच्छा, अब आते हैं जलवायु पर। जी। जो किसी भी जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी। बिहार की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु पूरी तरह से मानसूनी है, मतलब सब कुछ मानसून पर ही निर्भर करता है। तो बारिश भी अच्छी खासी होती होगी? हाँ, औसत वार्षिक वर्षा करीब 1205 मिलीमीटर है, लेकिन इसका बंटवारा एक जैसा नहीं है। मतलब? जैसे किशनगंज जिला है, वहाँ राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला। जी। वहीं दूसरी तरफ कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे जिले हैं जहां तुलनात्मक रूप से कम बारिश होती है। और तापमान का क्या? सबसे गर्म और सबसे ठंडी जगह कौन सी है? सबसे गर्म स्थान तो गया है, ये पठारी इलाके में पड़ता है। और सबसे ठंडा? दिलचस्प बात यह है कि सबसे ठंडा स्थान किशनगंज है। अरे, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वही सबसे ठंडा भी है। हाँ, ज्यादा बारिश और नमी की वजह से सर्दियों में यहाँ ठंडक भी ज्यादा महसूस होती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी। और जनसंख्या घनत्व मैंने सुना है वो देश में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश में पहले स्थान पर है। बाप रे, मतलब संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव है। बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है राजधानी पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला है शेखपुरा। लिंगानुपात की क्या स्थिति है? लिंगानुपात 918 है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, साक्षरता। इस मामले में बिहार कहाँ खड़ा है? देखिए, 2011 के आंकड़े बताते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है। कुल साक्षरता दर 61.8% थी, जो देश में सबसे कम है। और इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच भी काफी अंतर होगा। हाँ, काफी।
पुरुष साक्षरता 71.2% थी, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 51.5%। ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। खैर, आगे बढ़ते हैं भाषाओं पर। यहाँ कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं? आधिकारिक भाषाएं तो हिंदी और उर्दू हैं, जी। लेकिन बिहार की असली भाषाई आत्मा बसती है इसकी क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे मैथिली। ये सिर्फ एक बोली नहीं है, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी। इसके अलावा भोजपुरी, मगही, अंगिका और वंजिका जैसी बोलियां हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब आते हैं बिहार के राजकीय प्रतीकों पर। राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु है बैल, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और राजकीय पक्षी? वो है गौरैया। गौरैया। हाँ, जो इंसानी बस्तियों के आसपास रहती है। और राजकीय वृक्ष है पीपल, जो ज्ञान का प्रतीक है। और फूल? राजकीय फूल है गेंदा। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं बिहार की जीवन रेखा, यानी यहाँ की नदियों की। बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सबसे मुख्य नदी है गंगा। गंगा तो बिहार को लगभग बीच से 2 हिस्सों में बांटती है ना? हाँ बिल्कुल, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, और दोनों हिस्सों की नदियों की प्रकृति भी बहुत अलग है। अच्छा, कैसे? ही बिहार की नदियां जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सब हिमालय से निकलती हैं। तो इनमें पानी ज्यादा होता होगा? हमेशा। और ये अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट यानी गाद लाती हैं। कोसी नदी तो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हाँ, इसीलिए उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। जी, क्योंकि वो हर साल अप्रत्याशित बाढ़ लेकर आती है। तो फिर दक्षिणी बिहार की नदियां कैसी हैं? दक्षिणी बिहार की नदियां पठारी हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। ये ज्यादातर बरसाती होती हैं। अच्छा, मतलब गर्मियों में सूख जाती हैं। हाँ, ज्यादातर। फल्गु नदी तो गया में लेत के नीचे ही बहती है। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों पर। इस मामले में बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। सिर्फ एक? कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। और रामसर स्थल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला रामसर स्थल है बेगूसराय में कांवर झील। कांवर झील? जी। और हाल ही में जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये तो करंट अफेयर्स के लिए भी जरूरी है। अच्छा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो बिहार का योगदान तो बहुत बड़ा है। अद्वितीय है। यहाँ 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन से? पहला है बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर, जिसे 2002 में यह दर्जा मिला, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। और दूसरा है नालंदा महाविहार के पुरातात्विक अवशेष, एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र। इसे 2016 में शामिल किया गया। नालंदा, अद्भुत। अब कला की बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो पूरी दुनिया में है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग, या जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है और पूरी दुनिया में बिहार की पहचान बन चुकी है। और एक टिकुली कला का भी जिक्र आता है। जी, वो पटना क्षेत्र में प्रचलित है। अब बात करते हैं उन उत्पादों की जिन्होंने बिहार को एक खास पहचान दी है। मैं जीआई टैग की बात कर रहा हूँ। जी, जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसके खास भौगोलिक उद्गम की गारंटी देता है। तो बिहार के किन किन खादानों को ये टैग मिला है? लिस्ट काफी लंबी है। कृषि उत्पादों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान तो बहुत प्रसिद्ध हैं। और हाल ही में कुछ और भी जुड़े हैं? हाँ, मिथिला मखाना और पश्चिमी चंपारण के मरचा धान को भी जीआई टैग मिला है। वाह! और हस्तशिल्प में? हस्तशिल्प में मधुबनी पेंटिंग तो है ही, साथ में सूजनी कढ़ाई, सिक्की घास के उत्पाद और भागलपुरी सिल्क को भी ये टैग मिला है। खाने की भी कोई चीज है? हाँ, सिलाव का खाजा एक खास तरह की मिठाई है। जब खाने की बात छिड़ी गई है तो बिहार के लोकप्रिय भोजन का जिक्र तो बनता है। लिट्टी चोखा तो अब नेशनल फूड बन चुका है। लिट्टी चोखा तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। दही चूरा है, खिचड़ी है, सत्तू का शरबत है। चंपारण मीट का भी बहुत नाम सुना है। हाँ, चंपारण मीट अपने बनाने के खास तरीके के लिए बहुत मशहूर हो गया है। और मीठे में मालपुआ, ठेकुआ, पिड़कियाँ छठ पर्व की तो ये पहचान है। गया का तिलकुट भी बहुत प्रसिद्ध है। जी, और मखाने की खीर भी। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी, एक परंपरा जुड़ी है। तो हमने बिहार के नामकरण से लेकर उसके स्वाद तक का एक सफर तय किया।
टॉपिक देखते हैं बिहार का जिला दर्शन और उसके सीमावर्ती क्षेत्र। बिल्कुल। तो बिहार की प्रशासनिक बनावट से शुरू करते हैं। हाँ बताइए, कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं और इन्हें 9 प्रमंडलों मतलब कमिश्नरी में बांटा गया है। 38 जिले और 9 प्रमंडल। और अगर हम इससे भी निचले स्तर पर जाएं तो आंकड़े और भी बड़े हो जाते हैं। बिहार में 101 सब डिवीजन है। 101? जी। और 534 सीडी ब्लॉक, करीब करीब 8,406 पंचायतें और लगभग 45,103 राजस्व गांव हैं। 45,000 गांव, ये तो बहुत ही बड़ा प्रशासनिक ढांचा है। हाँ, काफी गहरा है। चलिए जिलों पे वापस आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है और जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं वो है जिलों के मुख्यालय। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कुछ जिलों के नाम और उनके मुख्यालयों के नाम अलग अलग हैं। तो कौन कौन से हैं ऐसे जिले? देखिए, सबसे पहले तो कैमूर जिले का मुख्यालय भभुआ शहर में है। कैमूर का भभुआ, ठीक है। फिर है रोहतास, जिसका मुख्यालय है सासाराम में। अच्छा, सासाराम। जी। इसी तरह भोजपुर का मुख्यालय आरा में है। और सारण का छपरा है ना? बिल्कुल सही, सारण का छपरा। और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी। और पश्चिमी चंपारण का? पश्चिमी चंपारण का बेतिया। एक और है शायद, वैशाली। हाँ, वैशाली। इसका जिला मुख्यालय हाजीपुर में है। तो ये कुल 7 जिले हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इन 38 जिलों को जो 9 प्रमंडलों में बांटा गया है उस व्यवस्था को समझते हैं। जरूर। हर प्रमंडल में जिलों की संख्या अलग अलग है। सबसे बड़े कौन से हैं? 3 प्रमंडल सबसे बड़े हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। पहला है पटना प्रमंडल, राजधानी वाला। जी। इसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल है। और दूसरा है तिरहुत प्रमंडल। इसमें भी 6 जिले हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और तीसरा बड़ा प्रमंडल है मुंगेर। इसमें भी 6 जिले हैं। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। तो पटना, तिरहुत और मुंगेर, तीनों में 6-6 जिले। इसके बाद आता है मगध प्रमंडल, जिसमें 5 जिले हैं। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। और फिर 4 जिलों वाला? हाँ, वो है पूर्णिया प्रमंडल। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज आते हैं। ठीक है, अब बचे 3 जिलों वाले प्रमंडल। जी, ऐसे 3 प्रमंडल हैं। सारण प्रमंडल, जिसमें सारण, सिवान और गोपालगंज हैं। फिर दरभंगा प्रमंडल, इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और तीसरा है कोसी प्रमंडल। कोसी में कौन कौन से? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो फिर सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा है भागलपुर प्रमंडल। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। अच्छा, तो न्यूनतम 2 और अधिकतम 6 जिले हैं एक प्रमंडल में। बिल्कुल। ये तो हो गई बिहार की अंदरूनी बनावट। अब जरा बिहार के नक्शे के चारों कोनों पर चलते हैं। हाँ, चलिए। सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। और ठीक इसके उलट सबसे दक्षिण में? सबसे दक्षिणी जिला है गया, और ये बिहार का सबसे गर्म जिला भी माना जाता है। अच्छा। अब पूरब और पश्चिम। सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। यहाँ बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। बहुत बढ़िया। अब बिहार की सीमाओं की बात करते हैं। ये तो एक लैंडलॉक्ड राज्य है ना? जी, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके उत्तर में नेपाल है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हाँ। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो दक्षिण से शुरू करते हैं। झारखंड से कौन कौन से जिले लगते हैं? झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। 8 जिले। कौन कौन से? अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो ये हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ? उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले ही लगते हैं। अच्छा, यहाँ भी 8? जी। दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। 1 मिनट, रोहतास का नाम फिर से आया। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। रोहतास झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सटा हुआ है। हाँ। तो सूची पूरी करते हैं। भोजपुर के बाद सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अब पूरब की ओर पश्चिम बंगाल के साथ तो सीमा छोटी लगती है। हाँ, पश्चिम बंगाल से केवल 3 ही जिले सीमा साझा करते हैं। कौन से 3 है ये? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। और अब सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा,
नेपाल के साथ? नेपाल के साथ बिहार की एक लंबी सीमा है और इससे 7 जिले जुड़ते हैं। 7 जिले? हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरेरिया और किशनगंज। यहाँ पर कोई ऐसा जिला है जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन होता है? हाँ, एक है शिवहर जिला। नक्शे पर लगता है कि वो नेपाल को छू रहा है, पर असल में वो सीमा साझा नहीं करता। अच्छा जी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में है। तो ये हो गई पूरी तस्वीर। हाँ, संक्षेप में कहें तो नेपाल के साथ साझा करने वाले जिलों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ 8-8 जिले और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार का भौतिक विभाजन। जब हम बिहार का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक विशाल सपाट मैदान और उसमें बहती गंगा की तस्वीर आती है। लेकिन क्या बिहार सिर्फ इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की भूमि की बनावट, मतलब इसकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है। सही बात है। यही वो बुनियाद है जिस पर बिहार का इतिहास, इसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की जिंदगी सब कुछ टिका है। तो अगर हम संरचना के हिसाब से देखें तो हम बिहार को मोटे तौर पर 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से? अच्छा, एक तो गंगा का मैदान ही होगा, मैं मानकर चल रही हूँ। हाँ, वो तो है ही, और वो सबसे बड़ा हिस्सा भी है, बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा 2 और हैं। सबसे उत्तर में, मतलब नेपाल की सीमा से लगा हुआ शिवालिक श्रेणी का पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका बिहार में? जी। फिर बीच में आता है गंगा का विशाल मैदान, जो बिहार का दिल है, और सबसे दक्षिण में है पठारी क्षेत्र। तो ये 3 हो गए, पहाड़, मैदान और पठार। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि बिहार की ये पहाड़ी पहचान ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। तो चलिए इसी उत्तरी पहाड़ी हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहाँ पर है और कैसा है? ये पूरा इलाका बिहार के सिर्फ एक ही जिले में है, पश्चिमी चंपारण, उसके उत्तरी हिस्से में। बस एक जिले में? हाँ, बस वहीं। ये हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रृंखला शिवालिक का ही एक हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 932 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के हिसाब से तो बहुत छोटा हुआ। बहुत छोटा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे भी हम समझने के लिए 3 उप भागों में देखते हैं। अच्छा, इसके भी 3 हिस्से हैं? हाँ, पहला है रामनगर दून। दून का मतलब होता है एक लंबी चौड़ी घाटी जो पहाड़ियों के बीच में हो। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है। इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई भी सिर्फ 240 मीटर के आसपास है। तो ये एक तरह से तराई का इलाका हुआ, हल्की फुल्की पहाड़ियों वाला। बिल्कुल। लेकिन दूसरा भाग, जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, वो काफी अलग है। सोमेश्वर श्रेणी की बात कर रहे हैं आप? आपने सही पकड़ा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है सोमेश्वर श्रेणी। इसका फैलाव भले ही सिर्फ 75 वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन यही वो जगह है जो बिहार को उसकी सबसे ऊंची चोटी देती है। अच्छा। सोमेश्वर किले के पास इसकी ऊंचाई 880 मीटर तक पहुंच जाती है। और यही बिहार का सर्वोच्च स्थान है। 880 मीटर। ये तो बिहार की उस सपाट छनुत को पूरी तरह से तोड़ देता है। बिल्कुल। और इसका सिर्फ भौगोलिक ही नहीं, सामरिक महत्व भी है। वो कैसे? इस श्रेणी का जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। एक नेचुरल बॉर्डर? जी। और क्योंकि ये पहाड़ बहुत पुराने नहीं है, चट्टानें नरम है, तो नदियों ने इन्हें काटकर कई दर्रे, मतलब पासेस बना दी हैं। जैसे सोमेश्वर दर्रा है, भिकनाथोड़ी है, मारवा दर्रा है। तो ये दर्रे एक तरह से पहाड़ों के बीच बने हुए हाईवे हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। सदियों से ये दर्रे भारत और नेपाल के बीच आने जाने व्यापार का रास्ता रहे। और तीसरा उपभाग, हमने 2 की बात की, रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी। इन दोनों के बीच में है दून घाटी। ओके। जिसे स्थानीय तौर पर हरहा घाटी भी कहते हैं। ये करीब 24 किलोमीटर लंबी घाटी है, जिसे हरहा नदी ने बनाया है। तो एक तरफ निचली पहाड़ियां, दूसरी तरफ ऊंची श्रेणी और बीच में ये घाटी। बिल्कुल, एक खूबसूरत तस्वीर बनती है। तो ये तो हुई बिहार की वो छोटी सी पहाड़ी सीमा। लेकिन जैसे ही हम इन पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, हम बिहार के असली दिल में दाखिल होते हैं। वो विशाल मैदान जिसने न सिर्फ इस राज्य का लगभग 96% हिस्सा घेरा है, बल्कि इसकी किस्मत भी लिखी है। बिल्कुल। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96.27% हिस्सा मैदानी है। इसलिए तो बिहार की पहचान ही एक मैदानी राज्य के तौर पर है।
इस मैदान को गंगा और उसकी सैकड़ों सहायक नदियों ने लाखों सालों में अपनी लाई हुई मिट्टी, जिसे हम अवसाद कहते हैं, उससे बनाया है। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है ना? हाँ, ये रुकी नहीं है। हर साल बाढ़ के साथ नदियां नई मिट्टी लाकर बिछाती हैं। और इसी मैदान की एक खासियत है जो इसके लिए वरदान भी है और कह सकते हैं अभिशाप भी, और वो है इसकी ढाल। आपने सबसे अहम बात पकड़ ली। इस पूरे मैदान की ढाल बहुत ही कम है, औसतन सिर्फ 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। 1 मिनट, बस 6 सेंटीमीटर? जी। 1 किलोमीटर में? इसका मतलब है कि अगर हम 1 किलोमीटर आगे जाएं तो जमीन सिर्फ उंगलियां जितनी ही नीचे जाएगी। एकदम, ये तो लगभग सपाटी हुआ। और इसीलिए बाढ़ आती है। यही वजह है, जब मानसून में नदियों में नेपाल और तिब्बत से भारी मात्रा में पानी आता है तो इतनी कम ढाल की वजह से वो तेजी से बहकर निकल नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि पानी किनारों को तोड़कर दूर दूर तक फैल जाता है। और इस विशाल मैदान के ठीक बीच से गंगा नदी बहती है जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। हाँ, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। और ये सिर्फ भौगोलिक बंटवारा नहीं है, इन दोनों मैदानों का चरित्र, इनकी प्रकृति भी एक दूसरे से काफी अलग है। तो पहले उत्तरी मैदान की बात करते हैं। इसका चरित्र कैसा है? उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल करीब 56,980 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान को बनाने का श्रेय गंगा की उत्तरी सहायक नदियों को जाता है, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो अपने साथ बहुत सारा पानी और गाद लाती होंगी। बिल्कुल, और इन नदियों की वजह से यहाँ दोआब भी बहुत बनते हैं, है ना? हाँ, दोआब यानी 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। जी, यहाँ घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है और कोसी महानंदा दोआब। गंडक और कोसी के बीच का जो इलाका है उसे हम मिथिला क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कोसी का नाम आता है, एक ही बात याद आती है, बिहार का शोक। इसे ये नाम क्यों मिला? ऐसा क्या करती है ये नदी? कोसी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बहुत अनुशासनहीन नदी है। अनुशासनहीन? हाँ, वो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हिमालय की ऊंचाई से जब वो मैदान में उतरती है तो अपने साथ इतना ज्यादा मलबा लाती है कि उसका अपना ही रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा, तो फिर पानी कहीं और से रास्ता बनाता है? हाँ, फिर पानी रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। लगभग हर साल एक नया रास्ता खोज लेता है। नतीजा ये होता है कि जिन इलाकों में लोगों ने कभी बाढ़ नहीं देखी होती, वहां अचानक सब कुछ डूब जाता है। ओह, इसी अप्रत्याशित स्वभाव के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई उत्तरी मैदान की कहानी। अब गंगा के पार चलते हैं दक्षिणी मैदान की तरफ। उसे मगध का मैदान भी कहते हैं ना? वो उत्तरी मैदान से कैसे अलग है? दक्षिणी मैदान का क्षेत्रफल लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर है और इसे बनाने वाली नदियां पठारी भारत से निकलती हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। तो इनमें उतना पानी और गाद नहीं होता होगा जितना हिमालय की नदियों में होता है। सही कहा। इसलिए यहाँ बाढ़ की वैसी विभीषिका नहीं है जैसी उत्तर में है। लेकिन यहाँ की एक अपनी अनोखी भौगोलिक पहचान है। और वो क्या है? यहाँ गंगा के दक्षिणी तट के समानांतर पटना से लखीसराय तक जमीन थोड़ी नीची है, एक गर्त जैसी है। अच्छा। बारिश के मौसम में इस पूरे इलाके में पानी जमा हो जाता है और ये एक विशाल जलमग्न क्षेत्र में बदल जाता है। इन क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में ताल कहते हैं। 1 मिनट, बारिश के मौसम में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। ये तो एक समस्या लगती है। हाँ, देखने में तो लगती है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो ये पानी धीरे धीरे सूख जाता है, पर अपने पीछे ये उपजाऊ मिट्टी की एक मोटी परत छोड़ जाता है। ओह, तो ये जमीन बाद में खेती के काम आती होगी? ये जमीन रबी फसलों, खासकर दालों और गेहूं के लिए सोने जैसी होती है। जो बारिश में एक समस्या जैसा दिखता है, वही बाद में वरदान बन जाता है। बिल्कुल। बढ़िया ताल, मुकामा ताल, फतुहा ताल, ये सब इसी के बेहतरीन उदाहरण हैं। अद्भुत। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक बेहतरीन उदाहरण है ये।